हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही है? ईशु मिश्रा, गुड इवनिंग सर। अमरनाथ दत्त, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बच्चों ये बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही है आप तक? ठीक है, आप एक बार कंफर्म करो, फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये बैच एक देख लेना आप, एसएससी सीएचएसएल का बैच है, निर्माण बैच है। इसकी फीस कभी हुआ करती थी 1149 रुपए। ऑफर में फिलहाल जो है 2 दिन के लिए, आज के लिए और कल के लिए 599 रुपये चल रही है। तो आप में से जिस बच्चे को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लेगा, या जिसको जरूरत हो और आपकी जानकारी में हो उस तक ये जानकारी आप पहुंचा देंगे। ठीक है, आशीष गुप्ता जी कह रहे हैं क्लियर है सर, चलिए बहुत बढ़िया। सही है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पिरामिड। ठीक है, तो पहले एक बात जान लो कि पिरामिड है क्या, क्यों है, कैसे है, क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट थोड़ा सा जो है प्रिज्म के मुकाबले में थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल है कंपैरेटिवली प्रिज्म। आज हमें पढ़ना है PYRAMID, पिरामिड से। वैसे तो पिरामिड के बारे में सर हमने तो 700 का लिया था। अच्छा ठीक है, तो 700 में तुमने मजे भी तो ले लिए 2 महीने। अब आप ये देखो, ऑल क्लियर। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों ध्यान से समझना। पिरामिड के बारे में तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि पिरामिड कहाँ के फेमस है। तो मिस्र के पिरामिड फेमस है। मिस्र जिसको कि कहा जाता है इजिप्ट। ठीक है, मिस्र जिसको कहा जाता है इजिप्ट, अरब देश का एक कंट्री है इजिप्ट। ठीक है, जिसने इजराइल के बनने पर इजराइल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इजराइल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, यहूदियों का शहर, यहूदियों का देश इजराइल। ठीक है, तो जब उसको अंग्रेजों ने मान्यता दी कि ठीक है आप यहाँ करके बस जाओ, तो सबसे पहले जो आक्रमण इजराइलियों पर किया वो किया था इजिप्ट ने। और इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। और मिस्र के पिरामिड बहुत पुराने फेमस हैं। ठीक है, मिस्र के जो पिरामिड हैं वो बहुत ही पुराने फेमस हैं। मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ अब। ठीक है, अरे ये मिस्र के पिरामिड देखो बच्चों को, ये देखो, ये हैं आपके मिस्र के पिरामिड। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ पे जो पहाड़ बने हुए हैं पूरे के पूरे पिरामिड की शेप के बने हुए हैं। ठीक है, और आप बाकी गूगल कर लेना, खुद बहुत सारी हिस्ट्री जान लेना, बड़े बड़े रहस्य हैं इनके बीच में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रहस्य, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट। ठीक है, कुछ हॉरर सीक्रेट है, कुछ बड़े रोमांचक सीक्रेट हैं। आप इनके बारे में चाहो तो जब आपके पास कभी टाइम मिले, अभी नहीं है, नहीं कि एसएससी की तैयारी छोड़ करके और आप लगो इस पे रिसर्च करने। ठीक है, ये देख रहे हो मिस्र के पिरामिड है। ठीक है भैया, कैसे पिरामिड है ये, मिस्र के पिरामिड। तो पिरामिड पहले आप जान लो कि क्यों है, क्या है, कैसे है। बच्चों बेस में तो इसके कोई भी 2D फिगर हो सकता है। बेस में हो सकता है इसके ट्राइंगल हो, या इसके बेस में हो सकता है आपका रेक्टेंगल हो, या इसके बेस में हो सकता है आपका स्क्वायर हो, इसके बेस में रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, ठीक है, सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है बेस में। लेकिन ऊपर जाकर के जब टॉप देखोगे आप इस तरीके का, तो टॉप इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो टॉप है इसका टॉप कुछ नहीं होता बच्चे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था प्रिज्म, मैंने क्या बताया था आपको, प्रिज्म में मैंने ये बताया था कि जैसा टॉप होता है वैसा ही क्या होता है बॉटम। ठीक है, प्रिज्म की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, प्रिज्म की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रिज्म में जैसा बेस वैसा टॉप, वैसा टॉप। अगर प्रिज्म में बेटा क्या होता है कि नीचे ट्राइंगल है ना, तो ऊपर भी बच्चे ट्राइंगल ही बनता है। अगर नीचे बेचा सर्कल है, नीचे अगर सर्कल है तो ऊपर भी क्या बनता है, सर्कल ही बनता है। वो होता है प्रिज्म। ठीक है, वो होता है बच्चे प्रिज्म। पिरामिड के केस में क्या होता है बच्चे, पिरामिड के केस में आप देख रहे हो कि नीचे बेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का टॉप कुछ होता ही नहीं है।
ऊपर का टॉप कुछ होता ही नहीं है। से देख रहे हो ना आप, टॉप क्या है, एकदम जीरो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, समझना, बात को ध्यान से समझना। देखो तुम है ना, चुप रहे। चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। बेटा ये एक ट्रायंगल है। क्या है बच्चे? ट्रायंगल है। सही है। और बेसिकली इस ट्रायंगल को ऐसे ना बना करके ऐसे बनाना ठीक है। ठीक है ना? चलो वैसे तो आप मतलब क्लोज फिगर तो मेरे में बन नहीं रही यार। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कोई आकृति इसमें मिल जाती है ऐसी बढ़िया सी। ये देखो जरा एक बार, ये तो स्क्वायर पर बेस्ड है। ट्रायंगल पर किसको मिले, दिखाओ बच्चों को जरा एक बार। हाँ ये है बेटा ट्रायंगल पर बना हुआ पिरामिड। ये है बच्चे ट्रायंगल पर बना हुआ पिरामिड। ठीक है ना? अब आप देख रहे हो बेस में क्या है, इसके ट्रायंगल है। बेस में क्या है बच्चे? ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल पर बना हुआ ये पिरामिड है। ठीक है, ट्रायंगल पर बना हुआ क्या है, ये पिरामिड है। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ, जरा गौर से समझना। ठीक है, खुद से ही बना के समझाता हूँ। जैसे बच्चे ये है ट्रायंगल, ये है बेटा एक ट्रायंगल, और इस पर मैंने एक बना दिया प्रिज्म। ठीक है, ऐसे ये मैंने खोल दिया, ध्यान रखना। ये प्रिज्म जो है वो कैसा है बच्चे, ये खुला हुआ प्रिज्म है। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में आपको, पर कोई बात नहीं, एक बार अगर आप समझ गए ना तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चे, ये है बेटा एक प्रिज्म, खुला हुआ प्रिज्म है। ठीक है, ये खोल दिया मैंने प्रिज्म पूरा का पूरा। जब आप इसे बांधोगे ना, ठीक है, जब आप इसे बांधोगे बच्चे, तो बेसिकली क्या होगा, इसे उठा के लाओगे इधर, इसे उठा के लाओगे इधर, और बेटा इसे उठा के लाओगे आप इधर। ठीक है, आप क्या करो मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना, कि एक कागज लो और कागज में से एक ट्रायंगल काट लो। एक मत काटो बल्कि चार ट्रायंगल काटो। एक दो तीन चार, चार ट्रायंगल काटो। बीच वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल पर बेस्ड है। बीच वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ एक ट्रायंगल इधर चिपका दो, फिर एक ट्रायंगल इधर चिपका दो और एक ट्रायंगल इधर चिपका दो। तो बच्चे जब आप इन्हें उठा करके मिलाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो ये मिलेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पर तो ये आकर के मिलेंगे। जैसे ये जो मिलेगा यहाँ पे आके, ये जो मिलेगा यहाँ पे आके, और ये जो मिलेगा यहाँ पे आके। तो पहले आप ये समझ लो कि पिरामिड जो होता है, पिरामिड जो होता है बेसिकली वो किस किस पर बेस्ड हमें पढ़ना है। तो ज्यादातर सबसे ज्यादा जो ट्रायंगल पूछा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जो पिरामिड बेस्ड होता है वो होता है बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड। इक्विलेटरल, EQUILATRAL, इक्विलेटरल, LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड। पहले तो ये समझना। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे इसके बाद स्क्वायर बेस। कैसा पढ़ेंगे? स्क्वायर बेस। फिर पढ़ेंगे बेटा रेक्टेंगल बेस पिरामिड, RECTANGALE, रेक्टेंगल बेस पिरामिड। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बच्चे इसमें
हेक्सागोन, हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड। फिर बेटा इसके बाद पढ़ेंगे हम आपका रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागोन हो गया, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बेस्ड, टेट्राहेड्रॉन बेस्ड। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे अदर बेस्ड, और इस अदर में बेस्ड में कुछ भी आ सकता है, आपका ट्रेपीजियम आ सकता है, कोई भी 2D फिगर आ सकता है, ट्रेपीजियम आ सकता है, या पैरेललोग्राम आ सकता है, या रोम्बस आ सकता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमें जो पढ़ना है बेटा, आज हम दो ट्रायंगल पर बेस्ड, दो पर बेस्ड पिरामिड पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, दो तीन इनके, 3 4 5 क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इनकी थ्योरी को समझ लेंगे। आज मैं दो थ्योरी आपको समझा के जाऊंगा। एक तो हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल बेस, एक पढ़ेंगे बेटा स्क्वायर बेस। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे इक्विलेटरल बेस और एक पढ़ेंगे बच्चे स्क्वायर बेस। चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। देखो, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस पिरामिड बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में बारे में होनी चाहिए। जैसे कोई भी डायरेक्टर किसी के ऊपर मूवी बनाने जा रहा है, तो उस आदमी के बारे में डायरेक्टर को बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ क्या होना चाहिए बच्चे, पता होना चाहिए। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप आराम से समझ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से मैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझा दूं। बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हाइट होती है बेटा, बेटा ये जो हाइट होती है बड़े काम की चीज है ये। ठीक है, ये जो हाइट होती है बेसिकली क्या करती है, परपेंडिकुलर तो होती है, हाइट तो वही होगी ना जो परपेंडिकुलर होगी। हाइट जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री तो बनाएगी बनाएगी। साथ में बेटा ये काम और करती है क्या, कि ये इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। हाइट बहुत सारे काम करती है। ठीक है, ज्योमेट्री में हम 4 तरीके के सेंटर पढ़ते हैं बेटा। एक होता है इन सेंटर, एक होता है सर्कम सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, और एक होता है सेंट्रोइड। ठीक है, इन सेंटर होता है जब एंगल को बाइसेक्ट करने से बनता है। ठीक है, जहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर मिल जाए वहां होता है इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो होता है सर्कम सेंटर। माध्यिकाएं जहां सारी मिलती है वो होता है सेंट्रोइड। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे सेंटर बेटा एक ही जगह पर होते हैं। सारे के सारे सेंटर मेरे बच्चे एक ही जगह पर होते हैं। यही इसका इन सेंटर है, यही इसका सर्कम सेंटर है, यही इसका सेंट्रोइड है, और यही इसका ऑर्थो सेंटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है मैं अलग अलग जगह नहीं बनाऊंगा, मेरे सारे सेंटर एक ही जगह कर दो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइन आ रही है बेटा, ये परपेंडिकुलर भी है, ये बेटा मीडियन भी है, यही एडी। एडी क्या क्या काम कर रही है अब आप समझो। एडी काम करती है बेटा, एडी क्या है, एडी सब कुछ है। एडी हाइट भी है, एडी क्या है बेटा, हाइट है। एडी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यानी ये क्या काम कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, ये एंगल जो है एंगल ए, इसने दो बराबर भागों में बांटा है। और एडी क्या है बेटा, मीडियन है। क्या है मेरे बच्चे, मीडियन है। मीडियन क्या करती है, सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है, सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है, और किसी ट्रायंगल में इस बात को अप्लाई मत कर देना। कभी आप कहोगे गुरुजी ने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, मीडियन भी वही होता है ना। मैं कह रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है बस। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर बच्चे ये वाली साइड ए है, बेटा ये वाली साइड ए है, तो आप इतना तो मानोगे ना कि ये वाली साइड भी ए ही होगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये वाली साइड भी ए ही होगी। जब ये आधी आधी बट गई बेटा a/2, और ये बच्चा हो गया a/2। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल मान करके, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देख करके, एक ट्रायंगल देखो आप ए डी और बी में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाले भुजा कर्ण है, हाइपोटेनियस, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो आप। बताओ, तो आप कहोगे ए डी का स्क्वायर बराबर होगा भाई साहब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके आएगा। तो बच्चे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 3a स्क्वायर बाई 4। मैंने कहा एडी की लंबाई क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे एडी की लंबाई आ जाएगी, एडी की लंबाई आ जाएगी भाई साहब √3/2 इंटू ए। ठीक है, ध्यान कर लेना, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है बच्चे, हाइट होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो होती है साइड अपॉन में, साइड अपॉन में 2√3, सॉरी √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। ठीक है,
चलो, अंजलि शंकर कह रही है सर इग्नोर करेंगे तो लाइक और शेयर नहीं करूंगी। बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप बिल्कुल लाइक और शेयर मत करो। लाइक और शेयर के मैं भूखा थोड़ी हूँ। न मैंने आज तक कभी किसी से कहा जिसकी मर्जी करे कर दो, नहीं करो मर्जी। अरे तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम पढ़ाई करो, ठीक है। लाइक और शेयर अपने आप हो जाते हैं बेटा। लाइक और शेयर करवाने वाले टीचर दूसरे होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने धुन में पढ़ाता हूँ, आता हूँ, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 500 बच्चे देखे। न मेरी ऐसी कोई जिज्ञासा है, न ही मेरा ऐसा कोई ख्वाब है, न मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता कि मुझे 10 ही बच्चे क्यों देख रहे हैं, ठीक है। और टीचर हैं मुझसे थोड़े से, मैं मानता हूँ कि कमी अनुभव में है, उनको बहुत लोग देख रहे हैं। अरे भैया, अपना अपना खेल है यार, ठीक है। मैं अब दुनिया को संतुष्ट तो मैं कर नहीं सकता। मैं अपने मजे के लिए पढ़ाता हूँ कि पढ़ाने में मुझे मजा आता है, ठीक है। कोई देखे या ना देखे, 2 बच्चे तो होंगे जो कम से कम मुझे गौर से देख रहे होंगे। 4-5 बच्चे तो होंगे ऐसे पूरे इस चैनल पर, ठीक है। 5-6 बच्चे तो होंगे जो इंतजार करते होंगे कि हाँ सर को 8 बजे क्लास लेने आना है और सर की पढ़ाई हुई बात हमें समझ में आती है, बस वही बहुत है, ठीक है। सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, ठीक है बच्चे, ठीक है। सबका ठेका नहीं है, कोई बात नहीं, मत देखो। जिसका मन करे, जिसको समझ में आए वो देखो, ठीक है। अब तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे तो लाऊंगा नहीं यहाँ पे कि 53 की 55 में गुणा कैसे करें, आओ ये सीखे, ठीक है। आओ सीखे कि हम 28 की गुणा 33 में कैसे करें। अरे यार, तुम 28 की गुणा 33 में करना सीख भी गए, ठीक है। तो अगर असली हिम्मत है ना तुम में, ठीक है, आप यकीन मानना कि किसी टीचर ने आपको सिखा दिया कि 53 में 93 की गुणा कैसे करें, आप सीख जाओ। मैं तो उस दिन मानू जब पेपर में वो पढ़ाने वाला भी इस चीज को अप्लाई कर दे, वो पेपर में पढ़ाने वाला भी इसको अप्लाई कर दे। यहाँ सिखाता रहेगा 53 में 33 की मतलब 93 की गुणा कैसे करनी है, और खुद भी एग्जाम देने जाएगा तो वहां पे भी यही करेगा, 3-3-9, ठीक है। क्योंकि बच्चों को बेटा बेवकूफ बनाना है, ठीक है। मुझे सारे खेल पता है, मैं चाहूं, ठीक है, तो गारंटी से कह रहा हूँ ये जो लाइव अभी 25 देख रहे हैं इनको कल 2500 में बदल दूंगा। लेकिन मैं वो हरकत करना नहीं चाहता, ना मैं कर सकता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतने दिन का ऑफलाइन का है। शांति से पढ़ाया, शांति से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिस दिन लगेगा कि अब बस की बात नहीं है, उस दिन जो है अपना कुछ और काम कर लेंगे यार, पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया पढ़ाने से ही चल रही है या दुनिया तुम्हारे पढ़ने से ही चल रही है। जब हम नहीं पढ़ रहे थे तब भी दुनिया चल रही थी, जब हम नहीं पढ़ेंगे तब भी दुनिया चलेगी, ठीक है। लेकिन अपने नेचर में मैं समझौता नहीं करूंगा, ठीक है। एक छोटा सा वाक्यान है, आप अगर समझ पाओ तो समझना, ठीक है। जिस समय बच्चे जिस समय क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को जिस समय शक्ति लगती है, ठीक है, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जिस समय शक्ति मारी है, तो विभीषण ने आकर के बताया कि अब इसको सुसेन वैद्य बचा सकते हैं। तो हनुमान जी सुसेन वैद्य को उठा करके ले आते हैं। सुसेन वैद्य को जब उठा करके ले आते हैं तो सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण की नब्ज पकड़ने से पहले बोला, बोला मैं राम से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बात करो, ठीक है। अब राम को बुलाया गया, राम को जब बुलाया गया तो राम से उसने पूछा कि हाँ बताओ क्या बात करना चाहते हो। तो बोले कि ऐसा है महाराज, मैं जो है लक्ष्मण को बचा तो लूंगा, बता तो दूंगा कि क्या बीमारी है, ठीक है ना। हाँ, मैं बता तो दूंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन एक संकट है महाराज। तो राम ने पूछा क्या संकट है बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नमक तो खाता हूँ रावण का, और आप है रावण के शत्रु, ठीक है। तो बताओ मैं आपकी मदद क्यों करूं। अगर मैं आपकी मदद करता हूं महाराज तो ये तो नमक हरामी हो गई, ये तो नमक हरामी हो गई, ठीक है। तो राम समझ गए कि ये मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है और कुछ नहीं, ये मेरे ज्ञान की क्या कर रहा है, परीक्षा ले रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, जिस धर्म के लिए जो है राजपाट चला गया, अच्छा खासा राजकुमार बन जाता, मैं अपने बाप से कह देता मैं क्यों बनूं भाई, तुम्हारा वचन है तुम जाओ वन को, मैं क्यों जाऊं। आज के बच्चे तो यही कह देते ना, दशरथ के वचन के कारण ही तो राम वनवास में आए। आजकल का बच्चा कह देगा वचन तुमने दिया तुम जाओ मैं क्यों जाऊं, ठीक है। तो कहेगा धर्म के लिए ही तो मैंने राजपाट छोड़ के वनवास झेला, ठीक है। धर्म के लिए पिता चले गए, धर्म के लिए राजपाट चला गया, धर्म की खातिर पत्नी चली गई। अरे धर्म की खातिर भाई जा रहा है तो जान दो, क्या दिक्कत है। मैं कभी नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम अपने धर्म के साथ कोई बेईमानी करो, लेकिन अब देखो, लेकिन वैद्य गुरु आपका सबसे पहला धर्म यह है कि आपको रोगी को बचाना है। और रोगी ना न दुश्मन का पक्ष का होता है और ना ही अपने पक्ष का होता है।
वैद्य का सबसे पहला काम है कि रोगी को बचाना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो बस आपकी एक छोटी सी परीक्षा ले रहा था, बस आप उसमें पास हुए, लाओ मैं देख देता हूँ। तो बच्चे यही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म से भटके राम ने कभी काम नहीं किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, ठीक है। धर्म के विरुद्ध जाकर के कोई काम कभी उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं भी अपने, कुछ तो मेरे उसूल होंगे यार, उनको गिरा करके तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप सोचो कि आजकल यूट्यूब पे क्या नहीं हो रहा, एक टीचरों ने मतलब इस महिमा को पूरा का पूरा कलंक कर दिया। कोई नाच रहा है, ठीक है, कोई इतनी मतलब बाहियात पने की बातें कर रहा है कि उसकी क्लास ना आप किसी के घर के मेंबर के सामने देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो सब चीजें मेरे से नहीं हो पाएंगी भाई। मैं बस पढ़ाता रहूंगा, 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे भी मुझसे अगर जुड़े रहेंगे, मैं उन्हें खुश होकर पढ़ाता रहूंगा, लेकिन मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, ठीक है, कि जिसकी वजह से मैं फेमस होने के लिए वो सब चीजें अपने स्तर को गिराऊं, ठीक है ना। तो इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए बच्चे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस में सारी चीजें पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा हाइट जो है इस तरीके से निकलेगी। अब मैंने कहा ये जो चीज होती है ध्यान से समझना, एक चीज और समझना, चाहे वो किसी भी ट्रायंगल में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी ट्रायंगल में क्यों ना हो बच्चे, जैसे एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर ये जो मीडियन होती है, मीडियन जो होती है बेटा, मीडियन, मीडियन का काम है सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे एक सेंट्रॉइड होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, यानी कि जी। और ये क्या करता है कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस पिरामिड पढ़ना है, ठीक है, इक्विलेटरल बेस पर पिरामिड पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2:1 के रेशियो में मैं इसे बांट दूंगा, 2:1 के रेशियो में बांट दूंगा। अब आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस में ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड भी ए ही होगी। और बेटा अगर ये ट्रायंगल एबीसी है मेरे बच्चे, तो आप मुझे बताओ इस एडी की पूरी लंबाई क्या होगी। आप मुझे बताओ इस एडी की पूरी लंबाई क्या होगी। तो आप मुझसे कहोगे गुरुजी इस एडी की पूरी लंबाई होगी, एडी बराबर अभी आपने बताया कि हाइट होती है √3/2 इंटू ए, इंटू क्या होगी ए। बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस जीडी की लंबाई बता दो मुझे, केवल इस जीडी की लंबाई बता दो, केवल और केवल इस जीडी की लंबाई बता दो, तो आप कहोगे जीडी की लंबाई निकालनी है सर, तो बेसिकली पूरी की पूरी 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान √3/2 इंटू ए है। आप मुझे बताओ 1 यूनिट का मान क्या होगा। 1 यूनिट का मान होगा भैया √3/2 इंटू 3 और इंटू ए से, √3 से इसे काट देंगे 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी a/2√3, a/2√3, a/2√3। तो यानी, और ये 1 यूनिट है क्या बेटा, जीडी। तो 1 यूनिट का मतलब है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जीडी। जीडी की लंबाई आ गई a/2√3, a/2√3। एक हल्का सा छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका फ्री में खत्म हो जाएगा आज, इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्री में खत्म है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें 12-12 है, ठीक है। एडी एक मीडियन है, एडी एक मीडियन है, ठीक है। तो आपको लंबाई बतानी है जीडी की, जीडी की लंबाई बतानी है। जी एक सेंट्रोइड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लव राजपूत कहे आप कब बुलंदशहर में, आप कब बुलंदशहर में, ठीक है। क्या मैं समझ नहीं पाया, मोहित जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है बच्चे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा जी से डी तक की लंबाई बतानी है आपको, जी से डी तक की। तो आप कहोगे सर जी पहले हम एडी निकाल लो, मैंने कहा एडी निकाल लो। एडी क्या होगी बेटा, एडी होगी आपकी कितनी, √3/2 पूरी लंबाई इंटू 12। तो बेटे पूरी की पूरी लंबाई होगी 6√3, पूरी की पूरी लंबाई क्या होगी बच्चे, 6√3 होगी। लेकिन हमें पूरी लंबाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल जी से डी तक की। ये आप निकाल के लाए हो ए से डी तक। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 और 1 के रेशियो में बढ़ती है, 2 और 1 के रेशियो में बढ़ती है, ये 2:1। दो क्या है एजी, और बेटा एक क्या है जीडी। तो अगर इस पूरे के मैं 3 भाग कर दूं, इसको डिवाइड कर दो आप 3 से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2√3, एक की वैल्यू आ जाएगी 2√3। तो ये वाली लंबाई होगी 4√3, और बच्चे ये वाली लंबाई होगी 2√3, ये वाली लंबाई होगी 2√3। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये वाली लंबाई होगी 2√3 और ये वाली लंबाई होगी बच्चे 4√3। सही है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चे, और ये वाली साइड 18 है, ये वाली साइड 18 है, ये वाली साइड 18 है। सही है। अब आपसे मैंने कहा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या है बेटा, एक मीडियन है। ये क्या है, एक मीडियन है। अब मीडियन है तो इस पे एक केंद्रक होगा। मीडियन पर होता है केंद्रक, सेंट्रोइड। जी इसका सेंट्रोइड है, केंद्रक है। ये पॉइंट ए है, ये वाला वर्टेक्स बी है, और ये वाला वर्टेक्स सी है। तो आपको बच्चे ये एडी जो पूरी लेंथ है, इसमें आपको जीडी की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है बच्चे, जीडी की लंबाई। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा फाइंड जीडी, हो सकता है आपसे ऐसे ना पूछ करके वो ये पूछ ले कि फाइंड इन रेडियस। अब लो एक नया नया नाम दे दिया इसको, फाइंड इन रेडियस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या। मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात बेटा ये है कि दोनों बातें एक ही है। अंतःवृत्त की त्रिज्या वही है जो जीडी है। सही है। जीडी जो है बेटा, अगर मैं इतनी चीज को लेकर के सर्कल बनाऊंगा तो इसके अंदर सर्कल बनेगा, और बेटा मैं एजी को लेकर अगर सर्कल बनाऊंगा ना तो बाहर बाहर सर्कल बनेगा। किधर बनेगा बच्चे, बाहर बाहर सर्कल बनेगा। यानी आप ये कह सकते हो ए से लेकर के जी तक एजी क्या होगी, एजी होगी सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब हम मेंसुरेशन या ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटे बेटा जीडी क्या होगी, तो आप कहोगे जीडी होगी सर जी, जीडी होगी इन रेडियस, इन रेडियस, यानी RADIUS, इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर बच्चे मैं इतनी दूरी को लेकर के एक प्रकार में चाप भरूं और ऐसे घुमाऊं तो इसके अंदर सर्कल बन जाएगा, और ये ए से लेकर के जी तक की दूरी को प्रकार में लेकर के सर्कल बनाऊं तो इसको बाहर बाहर सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है या तो आपसे जीडी पूछे बेटा, या फिर आपसे पूछ ले कि बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। तो आप एक काम करो ना, पहले एडी निकाल लो, ए से लेकर के डी तक की दूरी निकाल लो। एडी क्या है, हाइट है। एडी क्या है, हाइट है, √3/2 इंटू 18, यानी आप कहोगे सर जी ये हो जाएगी 9√3। पूरी की पूरी हाइट जो है बेटा वो 9√3 है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरी की पूरी हाइट कितनी है, 9√3 है। इसमें से दो हिस्से मुझे इसे देने हैं और तो एक हिस्सा इसे देना है। तो ये वाला हो जाएगा 6√3, और ये वाला हो जाएगा 3√3। ये वाला हो जाएगा 3√3, 6 और 3 9√3। तो ये जो 9 है बेटा 6 और 3 में बढ़ जाएगा, 6√3 ऊपर का और 3√3 नीचे का। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 3√3, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 6√3। अब तो क्लियर हो गया होगा, सही है। अब तो क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है चलो बच्चे, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना कि बेटा अब यहाँ से कहानी बहुत पेचीदी कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप बोर्ड पे बना के रखना बच्चे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस पर बनाना है बेटा हमें पिरामिड। मैंने इस पिरामिड को पूरा का पूरा खोल दिया है। ये लो, ये, और इसे मिला दो बेटा इससे, इधर ये, और बच्चे इसे मिला दो इधर से। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी फॉर्मूले लिख सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ना लिख करके आप इस चीज को विजुअलाइज करो मेरे साथ एक बार। ठीक है, ये और बेटा ये मिला दिया मैंने इस, ठीक है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी की सारी भुजाएं हैं। ठीक है, इस पर 3 फलक बने हुए हैं, और तीनों के तीनों फलक में एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक ये है। ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, हो सकता है कोई डायग्राम ऐसा हो तो मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा दूं। ये बेटा ये है इसकी बंद फिगर, ये है बच्चे बंद फिगर। मैंने क्या किया बेटा, ये वाली फलक ऐसे खींच के खोल दी इधर, ये वाली जो फलक है वो ऐसे खोल दी इधर, और ये वाली जो फलक है, ये वाली जो डायग्राम है ये खोल दिया इधर। ठीक है बच्चे। तो अब जो डायग्राम बना है मेरे बेटे, ये डायग्राम बना है इस तरीके का। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं इसके अंदर एक सर्कल फिट कर दूं। क्या फिट कर दूं बेटा, एक सर्कल। ये इसका एक सर्कल है, लो ये सर्कल फिट कर दिया। ये एक सर्कल, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझ के बताना,
ये ट्रायंगल की क्या होगी बेटा, हाइट। ये इस ट्रायंगल की क्या होगी बच्चे, हाइट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है इस पे क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इसको मान लो जीडी, ये होगी जीडी आपकी, ठीक है, ये होगी इन रेडियस। क्या होगी बेटा, इन रेडियस। इसे इससे मिला दो ऐसे, जैसे ऐसे कर दो, ये होगी इन रेडियस आपकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इधर भी मिला दो, त्रिज्या क्या होगी, सब जगह बराबर ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको मान लिया 1 मिनट के लिए कि ये जो इन रेडियस है ये है बच्चे आर। ये क्या है बेटा, आर है, सही है। अब आप ध्यान से समझना, एक ये चीज भी तो है, ये किसका रोल प्ले करेगी बेटा, ये है, ये इस ट्रायंगल की हाइट, ये जो बाहर ट्रायंगल बन रहा है इसकी हाइट है ये। और ये जो है बेटा ये इस ट्रायंगल की हाइट है, और ये वाली बच्चे ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ये लो, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को उठा करके आप लाओगे जब, तो यहाँ आकर के मिलेगा, इस पॉइंट को उठा करके लाओ तो यहाँ मिलेगा, और इस पॉइंट को उठा के लाओगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसका निकालना है बेटा एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, तो इस वाले ट्रायंगल को आप नाम दे दो एक बार एबीसी। ये वाला जो ट्रायंगल है बेटा ये है एबीसी। अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने आपको बताया था, चारों तरफ जो भी होता है उसका एरिया, बेस का और टॉप का एरिया छोड़ दो, चारों तरफ जो भी है उसका एरिया। तो बेस का एरिया तो छोड़ दो, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। तो जो भी ट्रायंगल है मैं इसका एरिया निकालता हूँ एक बार। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको एल मान लू बेटा, इसको मान लो एल, तो आप बताओ इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस, बेस क्या है बेटा इसका ए बी, ए बी इंटू में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है बच्चे एल। अब एक बच्चा बोला कि सर आपने कैसे माना कि ये हाइट है, जरा गौर से समझना, एक एक चीज बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये जो एल हमने निकाला है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे आइडिया लगेगा कि ये चीज जो है ये हाइट ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, जैसे आप जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो ये टेंजेंट है बेटा, ये क्या है, टेंजेंट है। बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चे समझना चाह रहे हैं, डीप में डेप्थ में लेके जा रहा हूँ मैं, बहुत गहराई में। ये जो चीज है बेटा ये है टेंजेंट, और टेंजेंट क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, और अगर 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट। ऐसे ही बेटा ये भी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट सर्कल पर कितना कोण बनाता है मेरे बच्चे, 90 डिग्री। तो इधर 90 है ना, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, और 90 डिग्री क्या हो जाएगी, हाइट। तो ऐसे बच्चे एक तो होगी हाफ ए बी इंटू एल, इस वाले का एरिया हाफ ए बी इंटू एल, प्लस इस वाले नीचे वाले का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बी सी इंटू एल, प्लस उस वाले का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू ए सी इंटू एल। तो बच्चे आप एक काम करो, हाफ और एल कॉमन ले लो, हाफ और एल अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, सी ए। और बच्चे ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू, ये क्या है, पेरीमीटर है बेस का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा कि किसी भी पिरामिड का अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू एल इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस हो जाएगा। हाफ नहीं बेटा, कॉन्स्टेबल लेक नहीं है ये एसएससी के मेंस में इसके सवाल आने की ज्यादा उम्मीद रहती है, प्री में कभी कभार सवाल इससे आ जाता है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू पेरीमीटर हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी हाफ इंटू स्लैंट लाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसी में मुझे बता दो बच्चे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड में, मैंने आपको बताया था सॉरी प्रिज्म में, कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, एल एस ए तो लिखते ही लिखते हैं, प्लस दो फेस का एरिया, लेकिन इसमें तो एक फेस है ही नहीं, ऊपर की तो फेस ही नहीं होती पिरामिड में, तो केवल एरिया ऑफ द बेस हो जाता है, केवल बेटा एरिया ऑफ द बेस हो जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है।
एरिया ऑफ द बेस हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत छोटी सी टेबल बना के समझा रहा हूँ, और इस टेबल से आप पूरी पूरी बात समझ लेना, ठीक है बच्चे। इस टेबल को नोट कर लेना, ये सार है, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है अब तक, जितना पढ़ा है हमने उन सारी बातों का ये क्या है बच्चे, सार है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे कि इस टेबल का क्या मतलब है, और ये टेबल जो है ये आपको याद रखनी है, चाहे और बातें आप याद रख पाओ या ना रख पाओ, ये जरूर याद रखना फिर, ठीक है। आप और बातें याद रखो रखो मत रखो वो आपकी मर्जी है, पर बच्चे ये टेबल जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं आप इसे यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ है प्रिज्म, यहाँ क्या है बेटा, प्रिज्म, और बेटा यहाँ क्या है, पिरामिड। ये जरूर याद रखेंगे सारे बच्चे, पिरामिड, सही है। आप मेरी बात समझना ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं एलएसए की, और टोटल सरफेस एरिया की, और बेटा वॉल्यूम की, तीन ही चीज निकालते हैं हम, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, कट्स, और टोटल सरफेस एरिया, और एलएसए प्लस बेस एरिया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चे। तो प्रिज्म में क्या होता है बेटा, एलएसए क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर को गुणा कर दो हाइट से, HEIGST, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हम, हाफ इंटू पेरीमीटर तो करते ही करते हैं, मगर यहाँ पे हाइट हम दूसरी लेते हैं बच्चे, कौन सी, तो स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, स्लैंट हाइट, ठीक है। क्योंकि देखो आप ध्यान से समझना, जब दो चीजें ऐसे जाकर के मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है, ऊपर ट्रायंगल का शेप लेंगे बच्चे, तो इसमें दो हाइट हो जाएंगे, एक तो ये सीधी हाइट, ये, ठीक है, और एक ये तिरछी हाइट, ये वाली। जैसे आप ये समझो, जैसे कोन होता है ना, शंकु, ठीक है, जैसे कोन होता है, शंकु होता है, ठीक है, तो शंकु में कितनी तरीके की ऊंचाई है बच्चे, जैसे ये शंकु है, ठीक है, या तंबू लगा हुआ है, तो एक तो ये वाली हाइट है बेटा, और एक ये वाली हाइट है, तो दो तरीके की हाइट हो जाती है बच्चे, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और ये वाली जो ऊंचाई होती है बच्चे, ये होती है आपकी सीधी हाइट, ठीक है। ये कैसी हाइट होती है, सीधी हाइट, या मेन हाइट यही होती है, क्योंकि ये क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, क्या बनाती है बच्चे, ये 90 डिग्री बनाती है, इस पर क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो मेन हाइट तो यही होती है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो ऐसे ही समझना कि यहाँ पर हमें कौन सी हाइट लेनी है बच्चे, स्लैंट हाइट। और जब हम बच्चे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो आपको होगा LSA प्लस दो फेस का एरिया, दो फेस का एरिया, और यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो फेस तो है ही नहीं, ए, दो फेस तो है ही नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, इतने सारे डायग्राम दिखा करके, मिस्र के पिरामिड दिखाए आपको, ठीक है, इतने सारे डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम में देखो ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम में देखो ऊपर कुछ है ही नहीं, बेस में ही है। ऐसे इसमें देखो बच्चे, ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे ये जो कुछ बेस है नीचे ही है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो कि ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे बेस जो कुछ होगा वही काउंट होगा। ऐसे यहाँ देखो ऊपर बेस क्या है, ऊपर का टॉप क्या है, 0 है, ठीक है बच्चे। तो जितने भी डायग्राम मैंने आपको समझाए यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, LSA बराबर एरिया ऑफ द बेस इंटू पेरीमीटर। बेटा वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर होता है वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, इंटू में क्या हो जाता है बच्चे, हाइट। और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एरिया ऑफ बेस, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, लेकिन इसमें 1/3 और कर देते हैं, हाइट यहाँ पे सीधी लेनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर देते हैं 1/3। अगर ये दो, ये सारी बातें किसी बच्चे को समझ में आ गई, तो अब मेंसुरेशन में उसे किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये टेबल किसी को याद है। अब आप मुझे बताओ, जो कोन होती है हमारी, कोन, ठीक है, कोन जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु, तो शंकु में बेटा, शंकु कैसा उदाहरण है, पिरामिड का उदाहरण है। शंकु किसका उदाहरण है बेटा, पिरामिड का, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भैया शंकु में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे जी हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अब बताओ शंकु का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, सर्कल का क्या होता है, 2πr, तो 2πr को 2 से गुणा करो तो πr इंटू एल, तो क्या बन जाता है बेटा, πrl, क्या बन जाता है मेरे बच्चे, πrl।
अगर मैं आपसे कहूं कि भैया शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर बन गया, पाई आर कॉमन ले लोगे एल प्लस आर। अगर मैं कहूं कि भैया शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताओ बेलन कैसा होता है, बेलन, बेलन जो होता है, सिलेंडर जो होता है, वो क्या होता है, प्रिज्म का उदाहरण होता है। तो अगर मैं कहूं कि बेलन का एल ऐसे क्या होगा, तो आप कहोगे बेलन का पेरीमीटर 2 पाई आर, हाइट है एच, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कॉमन ले लो तो एच प्लस आर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया। सही है, तो इन्हीं से वो सारे के सारे फॉर्मूले बच्चे डेवलप होते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझते हैं। स्क्वायर वाला मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अब एक दो चार सवाल कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है, उन अपने लिए बन सको, वैसे तो मेरा मानना तो ये है अपने लिए बनो। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए बने तो क्या बने, आप अपने लिए ही बनो, जो कुछ बनो सब अपने लिए ही बनो बेटा, किसी को दिखाने के लिए बने तो क्या बने। ठीक है, चलो। जिंदगी की असली चाल वही समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल समझता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, असली मजा वही ले पाता है, नौकरी का भी असली मजा बेटा वही ले पाता है जिसने मेहनत करके नौकरी ली है। अगर किसी ने बेईमानी से नौकरी ली है ना, किसी ने अगर बेईमानी से नौकरी ली है, तो उसकी नौकरी कभी ज्यादा कामयाब नहीं होती। ठीक है, मोहित कह रहे हैं पिरामिड इज टोटली बेस्ड ऑन कोन। हाँ, ये भी कह सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि कोन पर ही बेस्ड हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर पर भी बेस्ड होती है। ठीक है, मैंने लिखे हैं इतने सारे टाइप मोहित, ये रे, किस किस पर बेस्ड बनता है वो देख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड भी होता है, स्क्वायर पर बेस्ड भी होता है, रेक्टेंगल पर बेस्ड भी होता है, हेक्सागोन पर बेस्ड होता है, टेट्राहेड्रॉन पर बेस्ड होता है। ठीक है, इतने सारी चीजों पर होता है। ग्रेट मोटिवेशनल थॉट सर जी, ठीक है, थैंक यू भाई। अब ये देखना मोहित, ये जो पिरामिड बना हुआ है बच्चे, ये बना हुआ है किस पर, स्क्वायर पर बेस्ड पिरामिड। कैसा बना हुआ है, स्क्वायर पर बेस्ड पिरामिड। इसको लाके आप यहाँ मिलाओगे, इसको लाके यहाँ मिलाओगे, इसको लाके इधर मिलाओगे, इसको लाके इधर मिलाओगे, तो मुझे बताओ इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा बच्चे, बीचों बीच। जहाँ ये मिलेंगे बच्चे, समझ ही लो अब तुम इसे, जब छिड़ी गया ये, तो ये कहाँ मिलेगा बेटा, बीचों बीच। ये जो हाइट होगी ये होगी स्लैंट हाइट, ये जो हाइट होगी स्लैंट हाइट, ये जो हाइट होगी स्लैंट हाइट, ये जो हाइट होगी स्लैंट हाइट। अब पता है बहुत सारे बच्चे मुझे आकर के बताते हैं कि गुरुजी इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना। मैंने कहा हाँ, लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है बेस का एरिया छोड़ दो बाकी सबका एरिया निकाल लो। तो कहते हैं इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है बताओ। तो बोले इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ। ठीक है गुरुजी, अब इसको अगर मैं मान लू ए बी सी डी, तो मैंने कहा बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो बोले हाफ ए बी इंटू एल। अब जैसे उनसे पूछो कि तुम ये बताओ मुझे, ये हाफ ए बी एल तुमने लिखा कैसे, तो बोले इस वाले ट्रायंगल में देखो ना आप। मैंने कहा चलो देख रहे हैं तुम्हारी बात। तो बोले इस वाले ट्रायंगल में ये हो गया बेस और ये होगी हाइट। तो मैंने कहा ये हाइट कैसे हुई, हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस इज द हाइट। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट दिस इज द हाइट। अब वो चुप हो जाते हैं, बोले ये नहीं पता कि कैसे प्रूव करेंगे कि हाइट है। और बहुत आसान है प्रूव करना, बहुत बेहद आसान काम है बेटा इसको प्रूव करना कि ये चीज हाइट है। क्योंकि आप क्या करो, इसमें एक सर्कल बना दो। क्या बना दो, एक सर्कल। अब ये बन गया बेटा टेंजेंट। क्या बन गया मेरे लाल, ये बन गया टेंजेंट। टेंजेंट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे बनाएगा क्या 90 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। और ट्राइंगल में अगर कोई साइड सामने वाली साइड पर 90 डिग्री होती है तो वही हाइट होती है, तो इसलिए हाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही बताओ इस वाले का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे इस वाले का एरिया होगा जी हाफ इंटू ए डी इंटू एल प्लस हाफ इंटू इसका एरिया क्या होगा डी सी इंटू एल प्लस उस वाले का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू एल। ठीक है, सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो हाफ और एल कॉमन ले लोगे, तो बनेगा क्या बच्चा अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी, कुल मिला के पेरीमीटर, कुल मिला के पेरीमीटर। तो वही आ गया ना हाफ इंटू एल इंटू पेरीमीटर। डायरेक्ट भी आप कह सकते थे कि इसका पेरीमीटर निकाल के स्लेंट हाइट से गुणा कर दो, स्लेंट हाइट से गुणा कर दोगे तो वो आ जाएगा। ये मैंने प्रूफ लिख दिया पूरा, ये लिख क्या लिख दिया, प्रूफ लिख दिया। अगर इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे बच्चे, तो आप मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे एल से तो लिखना ही लिखना है सर। मैंने कहा ठीक है,
प्लस इसका एरिया ऑफ द बेस और लिख दो, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर और लिख दो, क्या लिख दो, ए स्क्वायर और लिख दो। तो आप कह सकते हो हाफ इंटू 4a इंटू एल प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू 4a इंटू एल प्लस ए स्क्वायर। एक एक चीज समझ के लिखोगे तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना, एक एक चीज समझ के लिखोगे तो आपका भला हो जाएगा। ये है खुला हुआ, ये कैसा है बेटा, खुला हुआ। अब मैं इसकी आपको बंद फिगर दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये है खुला हुआ और ये है इसकी बंद फिगर। अगर ये स्क्वायर है ना बच्चे, अगर ये स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो ये इसकी बंद फिगर है और ये इसकी खुली हुई फिगर है। और अगर आप फिर भी बहुत बहुत ही करीब से इसको महसूस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि गुरुजी एकदम ऐसा फिगर आ जाए, ठीक है, तो आप ऐसे कमरे में बैठो, एक बार ऐसे कमरे में बैठो जो वर्गाकार शेप में हो। अब इतना तो आप समझ ही गए होगे कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी जितनी लंबाई है सामने उसकी उतनी ही चौड़ाई हो। एक वर्गाकार कमरे में आप बैठ गए, उसमें लगा दिया आपने पंखा, ठीक है। आप एक काम करो, वर्गाकार कमरे में आप बैठे हुए हो, ठीक है बेटा, ये कमरा है जैसे नीचे वाला, ठीक है, ये जो कमरा है इसके हर एक कोने से एक एक रस्सी लो और पंखे से बांध दो। एक कोना ये लिया, यहां से रस्सी पंखे से, एक कोना वो लिया, पंखे से रस्सी बांध दी, एक कोना इधर से लिया, एक कोना इधर से लिया, चारों कोनों से रस्सी लेके पंखे पे बांध दो, चारों कोनों से, ठीक है बच्चे। और एक पंखे से क्या करो, नीचे सीधी रस्सी लटका दो, ठीक है। तो आपको परफेक्ट प्रिज्म दिखाई देगा, वो परफेक्ट प्रिज्म दिखाई देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? बिल्कुल भाई ईशु मिश्रा जी, सॉरी ईशु, बिल्कुल ईशु मिश्रा जी कह रही है जिसमें हारने का हुनर होता है उन्हीं में जीतने की ताकत होती है। वाह, और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ, एक रस्सी लो इधर से और पंखे बांधो एक कोने से, एक रस्सी उधर लो पंखे बांधो कोने से, एक रस्सी इधर से बांधो पंखे पे, एक रस्सी इधर से बांधो और एक पंखे से सीधी लटका दो। तो बेटा आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाई देगा, किसका, प्रिज्म का। और वो जो रस्सी आपने बांधी है वो है स्लैंट हाइट, और वो जो सीधी पंखे से नीचे को लटकाई है वो है सीधी हाइट, सही है ना, वो है सीधी हाइट। चलो मैं एक दो सवाल देख लूँ इस पर बेस्ड, फटाफट से दो एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मेरा कहाँ है सवाल, इधर चले गए। देखो अभी क्या कह रहा है, एक सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल जो है 16√3 है। बेटा एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, हालांकि पेपर में आप बनाना या मत बनाना वो आपकी मर्जी है बच्चे। ये इस पर आधारित एक पिरामिड है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 16√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर है बेटा 16√3 मेरे बच्चे। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर का मान आ जाएगा बेटा 64। तो बच्चे ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, ये भी 8 बेटा, ये भी 8 और ये भी 8 मेरे बच्चे से, ये भी 8। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि किसी एक पार्श्वक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। अब किसी भी एक फलक को आप पकड़ लो, किसी भी एक फलक को आप पकड़ लो, मान लो ये वाली फलक पकड़ ली हमने, कह रहा है इसका एरिया जो है वो 30 है, इसका एरिया जो है बच्चे वो क्या है, 30 है। अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक तो होगी इन रेडियस, ठीक है, और ये जो है ये क्या है बेटा, ये है एल, ठीक है, ये क्या है, एल है, और ये होगी इसकी सीधी हाइट, ये होगी इसकी सीधी हाइट। तो मुझे बताओ हाफ इंटू, ठीक है, इसका ये बेस क्या होगा, ये तो 8 ही है ना, बेस क्या है बच्चे 8 है, इंटू स्लैंट हाइट ये वाली हाइट बराबर कितना है बच्चे, ये दिया हुआ है सवाल में 30। तो आप कहोगे सर ये इसे 2 बार 4 2 बार काट दो, एल बराबर आ गया 15/2, एल बराबर कितना आ गया 15/2, सही है। अब मुझसे पूछा क्या इसने, उसकी सीधी ऊंचाई बतानी है। तो बच्चे मुझे बताओ सीधी ऊंचाई तो तब निकाल पाएंगे जैसे ये जो डिस्टेंस है ये वाली आर, क्या आप इसे निकाल पाओगे, आप मुझे बताओ क्या इसे निकाल पाओगे। ये 2D में अपने आप का एक सवाल है बच्चे, क्या सवाल है ध्यान से समझेंगे, क्या सवाल है वो बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड 8-8 है, ये सीधी हाइट है। तो आप मुझे बताओ जीडी की लंबाई क्या होगी, जीडी की लंबाई क्या होगी आप बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया ए अपॉन में 2√3 होती है, ये प्रूफ भी कराया पीछे। तो ए की जगह क्या रख देंगे बेटा 4 8 और बटे 2√3। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सर ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली जो लंबाई है ये वाली हो जाएगी 4/√3, 4/√3, ठीक है। तो आप इतना तो जानते होगे कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है बेटा 15/2 का स्क्वायर, 15/2 का स्क्वायर,
बराबर एच स्क्वायर मुझे निकालना है बच्चे। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है 4/√3 का स्क्वायर, 4/√3 का स्क्वायर। आप एक काम करो 225/4 इधर लाके से माइनस कर दो, 16/3, 16/3 बराबर एच का स्क्वायर, बराबर एच का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 12 आएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 675, माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे 4 तो 64, बराबर एच का स्क्वायर। आप बताओ एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा √611, 11 ही बचेगा ना बटे 12। एच जो हो जाएगा वो आ जाएगा 611/12। देखना ऐसा कोई ऑप्शन है, एच बराबर 611/12। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। गले में बांध कर झूलना है। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है ना। चलो एक सवाल जाते जाते और करा दूं, हालांकि टाइम पूरा हो रहा है, पर कोई ना, एक सवाल और देख सकते हो। ठीक है, फटाफट, मन नहीं मान रहा। एक सम पिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, पिरामिड का आयतन पूछा, कुछ नहीं होता आयतन में, 1/3 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा बेटा √3/4 इंटू 8 सही है। और बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 24√3, इसकी ऊंचाई है मेरे लाल 24√3। तो 3 × 4 = 12, 12 से इसे काट दो 2 बार, 12 से काट दो 2 बार, 8 × 8 16, 16 दूनी 32, 8 × 8 64, 64 दूनी 128, 128 और √3 × 3 क्या होगा 3, तो 384 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये इसका हो गया आयतन, ये इसका हो गया आयतन। बताइए, ये इसका हो गया आयतन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये क्या क्या हो गया आयतन, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 384 इसका हो गया आयतन। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल देख लो जाते जाते, फटाफट से कर लेंगे, थोड़ा तेजी से, है ना। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, बताया मैंने आपको। ठीक है, प्रूव करके भी बताया बच्चे। तो मुझे बताओ हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर क्या है बच्चे, आधार है, क्या है, वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी 10 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 40। हाँ ये हो सकता है कि इसमें आपको स्लैंट हाइट के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, स्लैंट हाइट क्या होगी, तो मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी है बच्चे, ये वाली साइड हो जाएगी 5, ये वाली साइड हो जाएगी बच्चे 5, ये क्या है एल, ठीक है, ये क्या है एल, और ये है इसकी सीधी हाइट। ठीक है, ये है इसकी सीधी हाइट, आर की वैल्यू दे रखी है 5, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर बराबर होता है, या एफ, एक काम करो सीधे एल बराबर लिख दो, एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू बेटा 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सोल्व करने पे आ जाएगा मेरे बच्चे 5√5, सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 5√5। तो यहाँ पे लिख दो 5√5, तो 2 से इसे काट दो 20 बार, 20 × 5 = 100, 100√5, 100√5 आ जाएगा इसका। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए। चलो बाकी इतने रखते हैं आज, ठीक है, बहुत लंबी थ्योरी हमने पढ़ी है, कल हम और डिटेल में इस चीज को समझेंगे, पर आप इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे, एक बार पूरी थ्योरी को एक बार समझना बड़ा ध्यान से बेटा, बहुत मेहनत से मैंने इसी चीजें आपके लिए बनाई है और समझाई है। ठीक है, एक एक चीज, क्योंकि पिरामिड जो है थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल होता है। जैसे ये पिरामिड है बच्चे, ये किस पर बना हुआ है, ये शायद एक रेक्टेंगल पर बना हुआ है। आप इन फिगरों को एक बार बहुत डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। ये एक आयत था, आयत पर चारों फिगर बने हुए हैं। जब आप इसे खोलोगे, ठीक है, जब आप इसे खोलोगे तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ऐसी एक शेप लेगा बेटा, ये ऐसी एक शेप लेगा बच्चे, ठीक है, ऐसी एक शेप लेगा ये। बेस ये रहा, ठीक है, और ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है इसकी, वो क्या बन जाएंगे स्लैंट हाइट, और इनको हम बोलते हैं किनारा, इनको बोलते हैं एस, एस का मतलब होता है किनारा, और एक इसी में से बच्चे जाती है सीधी हाइट। ठीक है, जहां पर ये आकर के मिलेंगे जिस पॉइंट पर, उसमें जाएगी सीधी हाइट। ठीक है, चलो और डायग्राम देखते हैं, सही मतलब आप ये भी देख रहे हो, ये भी रेक्टेंगल या स्क्वायर पर बेस्ड होगा। ठीक है ना,
ये तो प्योर रेक्टेंगल पर बेस्ड है, ये तो मिस्र के पिरामिड हो गए। ये बेटा ट्रायंगल पर बेस्ड पिरामिड है, ठीक है। इसको अगर आप खोल दोगे तो बच्चे ऐसी डायग्राम बनेगा कहीं ना कहीं, खोलने के बाद ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने पूरा केस समझा दिया आपको। ये पूरी पूरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया इसे घोट के पी जाए, ठीक है, इसे रट ले काम हो जाएगा उसका। ये मैंने आपको पूरा समझा ही दिया, ये भी पूरा समझ लिया आपने, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं आपसे लेता हूँ विदा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बच्ची बढ़िया, आप कब छुट्टी कर